क्रिस्टल भी कहते हैं। तो आज हम इसी एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये असनैन कह रहे हैं एंटर नहीं कर रहे सर। मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई होती तो मैं जरूर कर देता। ठीक है, अभी आई है, सही। चलें, तो सिंगल क्रिस्टल में देखें जी। ये सिंगल क्रिस्टल में हमारे पास क्या है कि सिंगल क्रिस्टल हैव द पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर अक्रॉस द होल वॉल्यूम। क्या मतलब इस बात का कि हैव अ पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि उसके पास एक पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद होगी हमारी? कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा काइंडली? हाँ जी, ये पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका क्या तो मतलब है? पीरियड में हो तरतीब से। हाँ, पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट होने वाला, कि वो चीज जो कि अपने आप को रिपीट करती है, तो हम नाम देते हैं कि इसका पीरियोडिक है। जैसे कि हम कॉलेज में पीरियड लगता है ना, ये फिजिक्स का पीरियड, ये केमिस्ट्री का पीरियड है। पीरियड से हमारी क्या मुराद है कि आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल कोई चीज जो है वो रिपीट होती है। तो अब हमारे पास इंटरवल कितना होता है? 45 मिनट का। 45 मिनट के बाद क्या जी की क्लास आपकी चेंज होगी, नया टीचर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट नाउन एज अ पीरियड। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या है कि आपके पास पीरियड आ जाता है। और मोहम्मद ये काम ना करो एनोटेट वाला। तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे बात कि हैव अ पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर अक्रॉस इट्स होल वॉल्यूम। क्रिस्टल का जितना वॉल्यूम होगा उस तमाम के अंदर एटम्स का एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था ना, तो वही बात आएगी यहाँ पे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट भी आ जाती है। At long length scales, each atom is related to every other equivalent atom in the structure by translational I rotational symmetry। ये कल मैंने आपको बात डिटेल समझा दी थी कि बेसिकली एक क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन तमाम एटम्स के अंदर वो दूसरे एटम से रिलेटेड होंगे। अब वो कैसे रिलेटेड हो सकते हैं? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल सिमेट्री के थ्रू। मतलब तमाम की जो मूवमेंट्स होंगी, चाहे वो ट्रांसलेशनल मूवमेंट्स हैं, चाहे वो उनकी रोटेशन मूवमेंट्स एटम की, वो भी क्या होंगी के सेम होंगी। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि here we have the 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल है, जिसमें आपके पास यहाँ पे रोज और कॉलम्स मौजूद हैं। सो इट्स अ 2 डायमेंशनल। और यहाँ पे आप देखिए ये येलो आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ रहा है जिसकी लेंथ, वेट और हाइट मौजूद है। तो यहाँ पे आपके पास एटम्स मौजूद है। तो आमतौर पर जो क्रिस्टल हम देखते हैं वो हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स ही होती हैं। इसका आगे थोड़ा सा हम डिटेल से बात भी करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंगल पाइराइट क्रिस्टल। और ये नीचे देखिए जी आपके पास मौजूद है एमॉर्फस सॉलिड। ये कल की कुछ बात थी, आगे चलते हैं और बात हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो पॉली का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऐसे आपके पास सॉलिड्स जो कि छोटी छोटी क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ अरेंज एग्रीगेट ऑफ मैनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे आपने ये आल्सो कॉल्ड दी क्रिस्टलाइंस आर द ग्रेन्स। अब ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि मैनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स, ठीक है। जो मैनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल हमने कहा वो तमाम क्रिस्टल्स एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड मेटल की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो गोल्ड के अगर आपके पास एक लाइक आप देखा होगा मूवीज के अंदर, आपने ड्रामों में बिस्किट है आपके पास एक गोल्ड का, तो उस गोल्ड के बिस्किट के अंदर जो आपके पास अरेंजमेंट होगा एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वो सारे का सारा सेम होगा। वो अरेंजमेंट क्या है? अब देखो ऐसे ही है कि पहले गोल्ड के एटम्स मिलेंगे, गोल्ड के एटम्स मिल के क्या करेंगे कि एक गोल्ड क्रिस्टल बनाएंगे, सिंगल क्रिस्टल बनेगी। उसे हम नाम देंगे क्रिस्टलाइन का, उसे हम नाम देंगे क्रिस्टलाइन का। फिर क्या होगा कि वो जब बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स होंगी, वो क्रिस्टल्स आपस में मिलेंगी और मिलके वो बनाएंगी हमारे पास क्या? पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। बात आ रही है समझ में?
कि पहले एटम्स एक खास रेगुलर अरेंजमेंट से मिल के उन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल क्रिस्टल बनाई। इस तरह से वो मिल के बहुत सी सिंगल क्रिस्टल्स बनाते हैं। फिर वो सिंगल क्रिस्टल्स है वो आपस में मिलती हैं और मिल के तो क्या बनता है, हमारे पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बनता है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल आर मेड अप ऑफ द एग्रीगेट ऑफ स्मॉल स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स आल्सो कॉल्ड द क्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टल को आपको पता पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि हम इसे क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, या उसे हमने एक और छोटा नाम दिया हुआ है जिसे हम ग्रेन्स भी कहते हैं। ग्रेन का मतलब जरा, एक छोटा सा जरा। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि आपके पास जो चीनी है, शुगर है, अगर आप उसका एक पीस उठाएं बड़ा सा, तो उसको देखें कि उसका जो क्रिस्टल होगी उसकी जो क्रिस्टल होगी वो क्रिस्टल कैसी होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, हेक्सागोनल। और जो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, क्यूबिकल होगा। वो आगे हमारे पास आ रहा है, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर ओवर मेनी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डायमेंशंस। हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर, यहाँ ये जो वर्ड ऑर्डर है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तरतीब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कि है वह हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर कि उनके अंदर एक बड़ी ही मोहतात या खास किस्म की तरतीब जो वो पाई जाती है ओवर मैनी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डायमेंशंस। ठीक है, कि जिसके अंदर आपके पास ओवर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डायमेंशन। इसका अब क्या मतलब आया कि जो आपके पास दूसरे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर एटॉमिक एटम्स हैं वो मुंसलिक हों, आधा मॉलिक्यूलर डायमेंशन या वो चीज़ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हो, तो उनके मुकाबले में आपके पास जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है उसके अंदर जो एटम्स की तरतीब है वो बहुत ही हाई होती है, मतलब काफी ज्यादा वो तरतीब से पाए जाते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हमें पता चला, ये क्या मतलब हमें इसका पता चला, डेट कि आपके पास ऐसी चीज जो कि एटमो से मिलके बनी है या फिर जो मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, उनके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो लेस होगा, कम होगा, किससे, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल से। ग्रेन्स, इन्हें हम डोमेन्स भी कहते हैं। अब ये ग्रेन और डोमेन क्या है, ये बेसिकली जो ऊपर पहली लाइन हमारे पास लिखी है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, ये उसी को ही हम कह रहे हैं। आर सेपरेटेड बाय द ग्रेन बाउंड्रीज, atomic order can vary from one domain to the next domain। ये मुझे ना जरा ठहरो, मैं आगे इसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। हाँ ये आ गया, ये फोटो आ गई। यहाँ पे देखिए जरा कि ये हमारे पास ग्रेन्स है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो ये जो एरोस लगे हुए हैं, ये एरो, ठीक है, ये जो ब्लैक कंटिन्यूस लाइन है वो बेसिकली किसको शो कर रही है, ग्रेन बाउंड्री को शो कर रही है। हियर वी हैव द ग्रेन बाउंड्री। और ये नीचे दरमियान में आप देख सकते हो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, ये हमारे पास ग्रेन्स हैं। तो वो ग्रेन बेसिकली किसको शो कर रहा है, इट इज शोइंग दी पॉलीक्रिस्टलाइंस को, कि काफी ज्यादा क्रिस्टल इसके अंदर मौजूद हैं जो आपस में मिलके पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा कि ग्रेन आर डोमेन्स आर सेपरेटेड बाय द ग्रेन बाउंड्रीज। ये जो ब्लैक कंटीन्यूअस लाइन आपके पास मौजूद है, दिस इज नोन एज द ग्रेन बाउंड्री। द एटॉमिक ऑर्डर कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक डोमेन है, जहाँ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो हमारे पास क्या आ रहा है कि एक डोमेन आ रहा है, ठीक है। तो जबकि दूसरे पास हमारे पास क्या है, जबकि दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है कि दूसरा डोमेन आ रहा है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो दूसरा डोमेन आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जी, हमारे पास आप देखिए जरा, मेरे ख्याल में मेरा वीडियो गिर गया है। हाँ जी, तो यूं देखिए, अब बात थोड़ी सी डिटेल से समझने वाली है, आप लोग समझ लीजिएंगे तो आपकी फायदेमंद चीज है ये, कि यहाँ पे अब ये हमारे पास एक डोमेन बाउंड्री और उसके अंदर यहाँ पे ये पॉलीक्रिस्टल्स हमारे पास पड़ी हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट डोमेन आ चुका है, ठीक है, उसकी बाउंड्री।
और यहाँ पे फिर पॉलीक्रिस्टलाइंस पड़े हैं। अब वो आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि इस डोमेन के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है और इस डोमेन के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो वेरी हो सकता है, कैन वेरी। ठीक है, कैन वेरी का मतलब कि वो यहाँ पे वेरी हो सकता है। तो इस चीज को आपने जो है वो ध्यान में रखना है। The grains are usually 100 nanometer to 100 micrometer in diameter। अब इनका साइज बता रहा है कि जो ग्रेन्स हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइंस हैं, ठीक है, ये डोमेन्स आपके पास आ रहे हैं, इनका साइज तकरीबन कितना होता है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर तकरीबन कितना होता है 10⁻⁻7 मीटर से 100 माइक्रोन्स। 100 माइक्रोन्स कितना होता है 10⁻⁻4 मीटर। तो यूं आप ये कह सकते हैं कि 10⁻⁻4 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक इनका जो है वो ये डायमीटर होता है। पॉलीक्रिस्टल्स विद ग्रेन्स लेस देन 10 नैनोमीटर इन डायमीटर आर द नैनो क्रिस्टल्स। वो फिर नैनो टेक्नोलॉजी की बात चली थी। कहता जी अगर आपके पास क्रिस्टल सेटअप होती हैं, क्रिस्टल्स बनती हैं, लेकिन उन क्रिस्टल्स का जो साइज है वो 10 नैनोमीटर या इससे भी कम है, तो उन्हें फिर हम जो है वो एक नई हमारे पास ब्रांच है, हम उसे उसके अंदर ले जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं किसका, नैनो टेक्नोलॉजी का। दैट इज, बेटा ये प्लीज माइक बंद कर दे दानियाल, माइक अपना बंद कर दो। तो उसे हम नाम देते हैं जी किसका, दैट इज व्हाट नाउन एज दी नैनो क्रिस्टल्स। ठीक है, और उससे फिर हमारे पास ये फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच है, दैट इज नाउन एज अ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर फिर हम जाके इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। और इसमें अभी हमने एक बड़े गजब की चीज बनाई हुई है, वो हमारे पास एक मटेरियल है, हम नाम देते हैं ग्रेफीन का, ग्रेफीन। और वो मटेरियल हमारे पास ऐसा मटेरियल है कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से भी 200 टाइम्स ज्यादा है। मतलब आप यूं देख लें कि अगर हमारे पास ग्रेफीन का एक धागा हो, जैसे काम नलकी का धागा होता है, वो उससे हम हाथी को बांध के उठा सकते हैं। उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हाथी को उठा सकता है। तो ये आपके पास थोड़ी सी बात आ जाएगी इसको लेके। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, दैट्स अबाउट द पॉलीक्रिस्टलाइन पाइराइट, दैट्स अ ग्रेन आप इसे कह सकते हो या फिर इसे मटेरियल कह सकते हो। आगे चलते हैं जी, ये तो हम बात कर रहे थे किसकी, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की। जी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी ना, एक हमारे पास था सिंगल क्रिस्टलाइन, दूसरा हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन और तीसरा था हमारे पास एमॉर्फिस। तो अब हम बात करते हैं एमॉर्फिस सॉलिड्स की, एमॉर्फिस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो उनमें पहली बात जो आती है कि एमॉर्फिस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि ये वो सॉलिड हैं जिनके अंदर क्रिस्टल्स नहीं पाई जाती। अगर आपसे कोई लफ्जी वर्ड पूछे कि बताइए एमॉर्फिस का लफ्जी मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि एमॉर्फिस मीन विदाउट फॉर्म विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, एमॉर्फिस मीन विदाउट फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म ना हो, कोई खास शक्ल ना हो, कोई खास स्ट्रक्चर ना हो, दैट इज नाउन एज दी व्हाट, दी एमॉर्फिस आर मेड अप ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटम्स। देखें फर्क क्या है दोनों में, वहां पे क्रिस्टलाइन के अंदर एटम्स एक खास तरतीब से पाए जाते हैं और फिर वो तरतीब ओवर एंड ओवर जो है वो रिपीट होती रहती है। जबकि यहाँ हमारे पास अब क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास अब क्या हो रहा है जी, कि किसी किस्म की एटम्स के अंदर कोई तरतीब मौजूद नहीं है। Ions are molecules that do not form defined pattern or the latter structure। वो किसी किस्म का कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं करते हैं। Amorphous material have order only within a few atomic or molecular dimensions। और ये जो मालिक्यूलर एटॉमिक या मालिक्यूलर डायमेंशन से क्या मुराद है, ये उसकी मुराद लेंथ, विड्थ या फिर हाइट आ सकता है। ठीक है, डायमेंशन से जब हम बात करते हैं
तो आमतौर पे हमारी मुराद उससे लेंथ, विड्थ या फिर हाइट होगी। डायमेंशन को उर्दू में हम कहते हैं जहत। तो मुख्तलिफ जहतें, डायमेंशंस। तो कहता है कि आग पास से जो अमाफिस है उसके अंदर फॉर एग्जांपल लेंथ वाइज अगर 5 या 6 आइटम है तो वो तरतीब से होंगे, लेकिन अगला 7वां आइटम जो होगा वो बगैर तरतीब का होगा। अगर आप हाइट में जा रहे हैं 3 या 4 आइटम तरतीब में होंगे, आगे भी चौथा 5वां जो होगा वो बिना तरतीब के चला जाएगा। तो ये कह रहा है आपसे बात कि अमाफिस मटेरियल हैव order only within a few atomic or molecular dimensions. Amorphous material do not have any long range order. देखा वो जो पहले हमने बात की है, अब उसी की वो लंबी बात आ रही है, आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ रही है कि शॉर्ट ऑर्डर होता है। 5, 7, 10 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस से होंगे, वो क्या होंगे कि ऑर्डर में होंगे, उसके बाद खत्म। उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, they don't will have the long range order, but they have varying degree of short range order। और वो भी फिर शॉर्ट रेंज एक जैसा नहीं, वेरिंग डिग्रीज मुख्तलिफ हो रहा है कि लेंथ वाइज कुछ और है, विड्थ वाइज कुछ और है, हाइट वाइज कुछ और है। फॉर एग्जांपल लेंथ में अगर 6 एटम तरतीब के साथ आ रहे हैं तो हाइट में 2 आ रहे हैं, विड्थ में 4 आ रहे हैं। इस तरह से कहता है कि वो वेरी कर रहा होता है उनका ऑर्डर। एग्जांपल्स टू अमॉर्फस मटेरियल्स इंक्लूड अमॉर्फस सिलिकॉन, प्लास्टिक एंड ग्लासेस। कहते हैं इसकी एग्जांपल आपके पास क्या आती है जी? अमॉर्फस सिलिकॉन। सिलिकॉन का पता है ना, आमतौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं शीशों वगैरह को जोड़ने के लिए या इसके बाइंडिंग वगैरह के लिए। और प्लास्टिक्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, या गिलासेस का मैंने आपको एग्जांपल दी थी अमॉर्फस की, सॉरी, के जो अमॉर्फस हैं गिलासेस हैं वो सारे अमॉर्फस ही होते हैं, क्योंकि अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी तरतीब से नहीं पाए जाते हैं। Amorphous silicon can be used in a solar cell and thin film transistors। कहता है amorphous silicon जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर? सोलर सेल्स में और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सी बातें आती हैं, सोलर सेल भी और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनका इस्तेमाल है। कहता है कि वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे फर्दर। तो हियर वी हैव दी सिचुएशन। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर का आप हाइड्रोजन ले लें, ब्लू कलर की आप ऑक्सीजन ले लें, तो ये देखें 2 हाइड्रोजन, उनके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगी हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऑर्डर तब्दील हो गया है, अब ऊपर जो है वो ऑक्सीजन चली गई हैं, बीच में जो है वो हाइड्रोजन आ गए हैं। यहाँ पे जो है वो इनकी बॉन्ड लेंथ भी वेरी कर गई है, उनकी जो डायमेंशन है वो भी चेंज हो गई है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटम्स जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं। यहाँ पे आप इसकी देख सकते हो कि अगर ये ब्लू वाले आपके पास ऑक्सीजन के हैं और ये छोटे वाले बॉल आपके पास हाइड्रोजन के हैं, तो इज अ डिफरेंस बिटवीन देम के रैंडमली ओरिएंटेड हैं। इनके अंदर किसी किस्म की कोई तरतीब आपको नजर नहीं आ रही। अगर आप सॉलिड मटेरियल की बात कहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रॉक पड़ी है, दैट इज व्हाट अ सॉलिड मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारी डियर आपके पास आ जाएगी बात एमॉर्फिस की। एमॉर्फिस में क्या होता है कि दे डोंट हैव दी definite form and definite shape or structure। सही, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं जी क्रिस्टल लैटिस की, कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो व्हाट द क्रिस्टल लैटिस, इसकी डेफिनेशन में है कि इन क्रिस्टलोग्राफी, ये कल मैंने आपको वर्ड बताया था क्रिस्टलोग्राफी का, कि क्रिस्टलोग्राफी क्या है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक टेक्निक है, हमारे पास एक टेक्निक है टू स्टडी दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि किसी भी मटेरियल की क्रिस्टल है उसको स्टडी करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज नोन एज दी क्रिस्टलोग्राफी। और उसमें आमतौर पे जो ओल्ड टेक्निक हमारे पास है वो मैंने आपको बताया था कि क्या है, इट इज कॉल्ड दी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी होती है जिसके अंदर हम एक्सरेज को इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल। ओनली द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल्स आर ऑफ द इंटरेस्ट। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज से बात क्या, उनकी शेप, के क्रिस्टल की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो कितनी डिग्री एंगल के ऊपर बेंड है, उनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड लेंथ कितनी है,
तो मतलब ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, जो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं, कहता है कि सिर्फ उसको हम इंटरेस्टेड होते हैं। Therefore, one replace each atom by a geometrical point located at equilibrium position of that atom. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वन रिप्लेस ईच एटम। इसमें अब हम ये एज्यूम करने वाली थोड़ी सी बात है कि अगर आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मौजूद है और उसमें जो एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, जो एटॉमिक अरेंजमेंट नजर आ रहा है, कहता है उस एटॉमिक अरेंजमेंट को आप रिप्लेस कर दें पॉइंट से। फॉर एग्जांपल वहां से आपने एक एटम को उठा लिया, वहां आपने एक पॉइंट लगा दिया, दूसरे एटम को उठाया, वहां पे एक पॉइंट लगा दिया। तो ऐसे कहता है कि आप पॉइंट्स लगा देते हैं उसको, तो क्या होगा, ईच एटम बाय ज्योमेट्रिकल पॉइंट लोकेटेड एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दैट एटम। तो उसके एटम को उठा के वहां पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। तो इससे कहता है कि जो हमारे पास एक पैटर्न माजे वजूद में आएगा उसे हम नाम देंगे किसका, क्रिस्टल लैटिस का। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास प्लाटिनम है, और प्लाटिनम को पता है इसका दूसरा नाम क्या है, ऐसे हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं, वाइट गोल्ड। ठीक है, तो ये जो आम गोल्ड होता है उससे तकरीबन 2 to 3 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास आ गई प्लाटिनम सरफेस, और ये सरफेस हमने कहाँ से ली है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास एक जदीद किस्म की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि हमें अब एटॉमिक व्यू दे सकती है, कि हम एटम्स को उसकी मदद से देख सकते हैं। तो ये उसी का हमने एक जो है वो माइक्रोग्राफ लिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप जो फोटो लेते हैं, हम नाम देते हैं माइक्रोग्राफ का। तो ये हमारे पास एक माइक्रोग्राफ है उसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एटम्स हैं वो उनके खास तरतीब जो वो सरफेस के ऊपर मौजूद है। क्रिस्टल लैटिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैटिनम। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हम क्या कहते हैं कि यहाँ इसका क्रिस्टल लैटिस लेना हम चाहते हैं, तो यूं हम क्रिस्टल लैटिस लेते हैं कि वो जो एटम्स का अरेंजमेंट है वहां पे हम क्या कहते हैं कि ऐसे पॉइंट्स लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो इस एटम बॉल्स के जो आपको बॉल्स नजर आएंगे, पॉइंट्स नजर आएंगे, उनके पीछे भी बॉल्स मौजूद है, मतलब 3D स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर हम एक उठाते हैं जस्ट लाइक दिस वन, तो ये देखें कि ये हमारे पास एक हिस्सा इसका आ जाएगा। ये जो बॉक्स बना है येलो लाइंस वाला, इसे हम नाम देते हैं यूनिट सेल का। ये क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज नोन एज द यूनिट सेल। लेकिन एज अ होल ये हमारे पास अब सारी की सारी क्या आ रही है, क्रिस्टल लैटिस आ रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे फर्दर देख लेते हैं, फिर आपको मैं 2 मिनट दूंगा कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकें। एन इन्फिनिट अरे ऑफ द स्पेस पॉइंट्स, क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, एन इन्फिनिट अरे, अरे का मतलब होता है तरतीब, लाइन। ठीक है, एक लाइन के साथ तरतीब के साथ। तो एट पॉइंट्स इन अ स्पेस, ईच पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग टू ऑल अदर्स। हर पॉइंट के मतलब यहाँ जो हम ये पॉइंट को वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एटम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि वहां हमने पिछले लाइन में क्या कहा था उसकी डेफिनेशन में, कि हम अगर एटम को हटा के वहां पे एक पॉइंट लगा दें और उसका वही तस्वर करेंगे, ये पॉइंट को वही काम है जो कि एटम का काम है, तो फिर एटम्स को हटा के जो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप माज़ वजूद में आएगी, जो बनेगी, उसे हम क्रिस्टल लैटिस का नाम दे रहे हैं। ईच पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग टू ऑल अदर्स, कहता है कि वो जो आप एटम को हटा के पॉइंट लगा रहे हैं उसके सराउंडिंग में जितने भी दूसरे पॉइंट्स होंगे, या जो डिस्टेंसेस होंगे, जो बॉन्ड एंगल होंगे, जो बॉन्ड लेंथ होंगी, वो तमाम की तमाम सेम होंगी, एक जैसी होंगी। अरेज आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक मैनर, वो जो आप पॉइंट्स की लाइंस लगाएंगे वो लाइंस आपके पास एक पीरियोडिक मैनर के अंदर होगी, मतलब वो खास तरतीब से खास वक्फे के साथ रिपीट होती रहेंगी। यहाँ पे ये देखिए जरा, अब आपको बात वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन, ये हमारे पास क्या है जी, पॉइंट्स है। ये हमने ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ये हम एक एटम लिया, एक पॉइंट लेते हैं, हम ओ का नाम देते हैं, दूसरे को हम ए का नाम देते हैं, तीसरे को हम बी का नाम देते हैं। अब देखिए कहता है कि ओ से लेके कैपिटल ए तक ये जो डिस्टेंस है
इसे हम स्मॉल ए से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी से प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और इस ओ ए और ओ बी के दरमियान जो एंगल बनता है दैट एंगल इज दी अल्फा, वो हमारे पास अल्फा एंगल आ जाएगा। अब यही बात आगे जो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे यहाँ तमाम के लिए ये बात सेम होगी कि इनके दरमियान जो लेंथ्स हैं दो एटम्स के दरमियान हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वो जितनी इसके लिए हैं बाकी तमाम के लिए भी वो उतनी ही होंगी, सही। और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी तमाम की तमाम अदर जो आपके पास आएंगे क्रिस्टल लैटिस उसके लिए भी वो सेम होंगे, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये बात हमारे पास आ जाएगी किसकी, क्रिस्टल लैटिस की, कि क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास क्या आता है, सही। तो यहाँ तक कोई बात, आपने अपने माइक आप लोग ओपन कर लें, अगर कोई बात आप पूछना चाहें, बताना चाहें, समझना चाहें तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी शाबाश। जी बच्चा, आपने अपने माइक ओपन कर लो। किसी का कोई क्वेश्चन है, जो कल का टॉपिक मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए पेज, वो आपने पढ़ा है, या जो अभी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश। हैव एनी सर क्वेश्चन? जी बेटा। सर प्लेटिनम सबसे एक्सपेंसिव मेटल है कि इससे भी कोई एक्सपेंसिव मेटल है? हाँ, प्लाटिनम प्लाटियम ये तकरीबन एक बराबर ही है। वैसे दूसरी मेटल्स भी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो फिर साइंटिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, वो हमारे आम काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती ना हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। ये तो जो प्लाटिनम है ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती है। जो अमीर लोग होते हैं, बल्कि अमीर कबीर लोग होते हैं, वो सोने के नहीं बल्कि वो प्लाटिनम की जो है वो जेवरात जो है ज्वेलरी वो बनवाते हैं, ठीक है। जबकि आम लोग यस। हम जो सोने के लिए रखते हैं, लेकिन इसे भी एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, लेकिन वो फिर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में नहीं आती हैं, वो फिर साइंटिफिक वर्क में इस्तेमाल होती ओके सर। है। हाँ जी बच्चा, एनी अदर क्वेश्चन? सर कमेंट्स पढ़ लें। जी बेटा बोलिए।